हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 के जीएस पेपर को। आपको पता होना चाहिए इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और साथ ही सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया है यदि आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि ऑफिशियल आंसर के में किस क्वेश्चन के कौन से आंसर को सही दिया गया है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जिन क्वेश्चन में डाउट लगे उस क्वेश्चन को भी साथ में हम डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले यदि हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी सीजीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्धित है? बड़ सईताधारी लक्ष्मण जति जोगी। ओके, तो ये बेसिकली जो ये है आपका काव्यांश, ये लिया गया है फुल बामन से, तो यहां पे कोई डिस्प्यूट ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न रचना किसकी है? चारों डहर सवाल उगे हैं, मूड ऊंचाई करगा कस। तो ये है बेसिकली इसकी है, ये है मुकुंद कौशल की, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? तो यहां पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कंपा फंड का उपयोग किया सकता है। मतलब केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वही इसमें सही है, तो यह है डी ऑप्शन आपका इसमें सही हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर जो दिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा वो है ऑप्शन डी, मतलब ए का 1 है। तो गुंडाधूर सम्मान की बात करें, ये दिया गया कुमारी रोहिणी साहू को। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान की बात करें, दिया गया मुकेश चौधरी को। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया गया जानकी प्रसाद पुलस्त को। मिनी माता सम्मान दिया गया डॉक्टर कल्पना देशमुख को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली इसमें ले देखिए एक ही सुमेलित है और वो है बेसिकली थर्ड ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन इसमें सही है, जिसमें चौथा है तीरथ व्रत योजना, सामर्थ्य विकास योजना, संस्कार अभियान, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इनको छोड़कर एक ही सही है, बस केवल मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। तो यहां पे डिपार्टमेंट्स भी आपको याद रखने होते हैं कि कौन सी स्कीम कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन है छठा, पूछा गया खनिज भंडार और क्षेत्र। तो यहां पूछा गया कौन सा सुमेलित है, युग्म आपको मैच करना है। तो छठे क्वेश्चन का सही आंसर पीएससी ने माना है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है, मतलब हीरा जांगड़ा हो गया, चूना पत्थर हो गया आपका झीपन में, मैग्नीज हो गया परसोली में, और गार्नेट की बात करें यह है लाटापारा। ठीक है। तो ये बेसिकली खनिज जो भंडार है वहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछे आते हैं। पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कई सारे कूट के क्वेश्चन हैं और कूट मिलाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ पे फैक्चुअल हुए वहां पे ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन आमतौर पर कूट मिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सातवें के आंसर की बात करें बी है इसका सही आंसर। जैसे मांड की बात करें, मांड जो है इसका उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? ये होता है मैन पार्ट से। इसके अलावा डी का ऑप्शन बनास की बात करें, इसका उद्गम होता है देवगढ़ पहाड़ी से। जोंक की बात करें, इसका उद्गम होता है सोन बेरा पठार से, और केलो की बात करें इसका उद्गम होता है लूडेंग पहाड़ियों से, है ना। तो ये बेसिकली 7th का सही आंसर हुआ आपका बी। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित जन उला का उत्तर बताइए। बिना पंख के सुबना उड़ चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास। तो इसे पूछा गया है इसमें जनुला। तो जनुला का उत्तर आपको बताना है कि बेसिकली क्या है। तो याद रहे इसका माना गया है सी, मतलब आत्मा जीवात्मा, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रस्तुत खाना किस अर्थ में बोला जाता है? तो देखिए, तो ये भी छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन है। तो सही उत्तर लिखना है इसमें तीन तिखार महाविचार, है ना। तो दैट्स वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है आपका सी, मतलब अंतिम निर्णय, तीन तिखार महाविचार अंतिम निर्णय। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रस्तुत खाना किस बात का संकेत है? सही उत्तर लिखना है आपको। फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गवागे चारों कोना। तो इसका सही आंसर दिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, वो है बी, अभागे को सहारा ना मिलना, अभागे को सहारा ना मिलना। अगला आपके सामने क्या हो सकता है, इस जनौला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें। एक हड़िया जे मा दू रंग के पानी। तो इसका सही आंसर सीजीपीएससी ने दिया है, वो है सी, मतलब अंडा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
तो कह सकते हैं ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर सिविल सर्विसेज यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है वो है ए बोला गया है। दोनों कथन ए था कारण आर सही है, तो कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। जरा समझते हैं। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, बिल्कुल सही बात है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं और इनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है और इसको जस्टिफाई भी प्रकार से कह रहा है, तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है ना। तो ये 12वें का सही आंसर हुआ आपका ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है, इसको आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा हम कह सकते हैं, हल्का फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना थोड़ा सा हम कह सकते हैं क्वाइट इजी क्वेश्चन। तो इसकी बात करें तो इसका सही आंसर आपका है वो है कौन सा, सीजीपीएससी ने इसका सही आंसर दिया है सचिवालय। तो राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है सचिवालय। क्या है, सचिवालय, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने वक्तव्य फिर से दिए गए हुए हैं, कारण और कथन दोनों दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। तो 14 का सही स्टेटमेंट ए माना गया है और दोनों कथन सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है, इसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं होता। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं, बिल्कुल सही बात है, उत्तरदायित्व का मतलब ही नहीं होता। दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। तो ये काफी फॉर्मेशन किया गया इस क्वेश्चन का, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो न्यायपालिका है कार्यपालिका है दोनों इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं, दोनों एक दूसरे इकोनॉमी इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे यस राज्यपाल को जो उनके द्वारा सलाह दी जाती है उसकी समीक्षा न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। हाँ, ये अलग बात है यदि कोई एक्ट आप बनाते हैं उसके बाद में अधिनियम यदि कोई हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो केशवानंद भारती केस में डिस्कस किया गया था उसके अनुरूप नहीं है, तो उस कंडीशन में जरूर वहां पे न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन अदरवाइज ये काम नहीं किया जा सकता न्यायालय के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10 वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। वेल 15वें का सही आंसर यहां पे माना गया है सीजीपीएससी के द्वारा, वो है ए, कोरबा में है और ये बिल्कुल सही कह सकते हैं हम लोग। तो छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग कोरबा में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता दर TFR है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट में से कितनी है। तो ये देखिए ऐसे ही याद रखा जाता है, करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 5वां राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 का डाटा भी आपके सामने आया होगा, मतलब तकरीबन 3-4 महीने पहले ही लाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी आमतौर पर पूछ लेती है। इसका सही आंसर है आपका ए, 1.8 है, ठीक है। तो इसको आप याद भी रखना, ये 10 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक हैं। तो ये आपको यहां बताना है और इसका सही आंसर है सीजीपीएससी के हिसाब से वो है सी, मतलब ये है सिरपुर में। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है वैसे एज सच। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। ओके, तो मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहां पे है, ये है बेलाडीला पहाड़ियों में। तो ये भी स्टेटमेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश की किस तहसील में स्थित है, सुमेलित करना है आपको, तो इसको सुमेलित प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो 19वें का सही आंसर सीजीपीएससी ने दिया है वो है बी। तो यहां पे देखा जाए तो ए का हो गया 4। तो श्री सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो ये कहां पे है, ये है बलौदा बाजार में। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये है आपका सिमगा में। जेके लक्ष्मी की बात करें ये है आपका वेयर इज इट, दैट इज अहिवारा। और सेंचुरी सीमेंट की बात करें ये है आपका तिल्दा में। तो ये सारा लोकेशन आप लोगों के सामने है कि कौन सा कारखाना कौन सी तहसील में स्थित है। पूछे आते हैं ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। वक्तव्य दिए गए हैं आप लोगों को, यहाँ पे फिर आपको मैच करना है। तो ऐसे क्वेश्चन सीजीपीएससी ने बहुत सारे पूछे हैं, आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो क्वेश्चन कह सकते हैं पेपर काफी लेंदी पेपर था एंड क्वाइट स्टैंडर्ड पेपर। तो 20वें का सही आंसर माना गया है ए, मतलब दोनों का तो सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है, इसीलिए वहां पे नगर निगम होते हैं। तो ये प्रकार से कह सकते हैं दोनों आपस में रेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट्स प्रीटी गुड वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका सही आंसर है वो है बी। तो यहाँ पे सारे चीज को प्रावधान किया गया, नगर पालिका समितियां हैं, वार्ड समितियां हैं, महानगर आयोजन समिति है और जिला आयोजन समिति है।
तो ये सारी चीजें 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। जो अर्बन जो पंचायती राज सिस्टम है उसके लिए 74th है। 73rd की बात करें वहां पे ग्रामीण की बात की गई है। तो ये प्रकार से यहाँ पे सारी चीजें कवर कर ली गई है ना। अगला क्वेश्चन है राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करना है। राज्य विधायिका संबंधित अनुच्छेद, तो इसका सही आंसर है बेसिकली सी। और इसको यदि हम मैच करें तो ए का है 3, राज्यों में विधायक का गठन जो है वो अनुच्छेद 168 में है। ऐसे क्वेश्चन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की बात करें तो ये आर्टिकल 178 में है। सदस्यों के वेतन भत्ते की बात करें तो ये आर्टिकल 195 में है। वित्त विधेयक की परिभाषा की बात करें तो ये आर्टिकल 199 में है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं कह सकता हूं डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि आमतौर पर इतने आर्टिकल कई बार हमें याद नहीं रहते हैं। तो वी कैन से दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट वन, इसीलिए हम सीजीपीएससी पेपर को इस बार डिफिकल्टी भी बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो यहाँ पे मैच करना है आप लोगों को। तो 23वें का सही आंसर बताया गया ए बताया गया, ए, सी और डी ते सुमेलित है। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण की बात करें वी.आर. राव। पंचायत राज प्रशिक्षण की बात करें ये सुमेलन गलत है। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह की बात करें एस डी मिश्रा। और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जी.के. वी. राव है ना। तो ये सारा दिया गया है, इनका सुमेलन गलत सही है, बाकी एक ही सुमेलन यहाँ पे गलत है। तो इसको आप याद रखें, ये है 23rd क्वेश्चन। 24th की बात करें, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है। एनीवे तो 24th का सही आंसर यहाँ पे सीजीपीएससी ने बोला है बी। मतलब बी मतलब ए का हो गया 2। टमाटर की राजधानी कौन सी होगी, लुडेंग। चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें यह है आपका लाभांडी में। किसान शॉपिंग मॉल की बात करें तो यह है आपका रजनाद गांव में। और कोशानुसंधान केंद्र की बात करें यह है आपके बस्तर में। तो ये सारा लोकेशन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि दर बहुत कम -10.90 दर्ज की गई। तो ये पूरा स्टेटमेंट दोनों दिए हुए हैं, इसमें बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे, बिल्कुल सही बात है। और निगेटिव है तो ये जस्टिफाई प्रकार से कर देता है। तो इसका सही आंसर है ए। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है विपणन वर्ष 2019-20 की बात करें, इसमें क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई। ऐसे क्वेश्चन रिप्लाई करना काफी डिफिकल्ट होता है, ये चीजें याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और इसका सही आंसर है ए। तो जांजगीरा चांपा की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक हुआ। और दंतेवाड़ा की बात करें यहाँ पे सबसे कम धान खरीदी गई है ना। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मटासी मिट्टी की बात कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है, दैट्स वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। तो इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है कि पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो नहीं है वो है यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये मिट्टी कन्हार मिट्टी में कम उपजाऊ होती है, सही है। ये इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। तो कुल मिला के बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, ए गलत है। अगला निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो 28वें का सही आंसर सीजीपीएससी के हिसाब से जो दिया गया है वो है बी। मतलब इसमें 2 और 3 की बात करें ये स्टेटमेंट बेसिकली सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार है, तो ये बेसिकली गलत है। ये सारे डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट यदि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है। तो ये 2 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन आपको देखने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 29वां क्वेश्चन है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। बोल देखिए, कह सकते हैं हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहला स्टेटमेंट इससे बिल्कुल सही है। दूसरा है वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये गलत है। ऐसे क्वेश्चन रिप्लाई करने के लिए काफी डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, बट एनीवे दैट्स फाइन। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, सीजीपीएससी ने इसका सही आंसर माना है 29 का बी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट 1 सेकेंड। छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर कि इसको आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। यह है जीरा फूल, है ना। क्या है, जीरा फूल। चलिए 31st क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स गेट द 31st क्वेश्चन। नगरीय स्थानीय निकायों का राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है।
अब इसमें पूछा गया है कौन कौन से इसमें सही है, किनका नियंत्रण राज शासन के द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया इसमें। तो इसमें दिखा है तो डी स्टेटमेंट सही है, ए बी और सी। विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में, और एक बचा है नागरिकों की शिकायतों के संबंध में। तो ये बेसिकली यहां पे नहीं है, लेकिन बाकी जो 3 मामले हैं ये राज शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है नगरीय स्थानीय निकायों पर। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अगला है आपके सामने, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित करना है। तो समाचार पत्र हैं, संपादक हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी रिप्लाई करना क्वाइट डिफिकल्ट है बिकॉज ये ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही आंसर है डी। तो सूर्योदय की बात करें, सूर्योदय का संपादक हैं बेसिकली कन्हैयालाल वर्मा। आलोक के संपादक हैं यहां पर केशव प्रसाद वर्मा। प्रकाश के संपादक हैं यदुनंदन प्रसाद, और है वंश के संपादक हैं उदय प्रसाद। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है आपका 30 सेकेंड के बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने 33। भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। तो ये बेसिकली नेता दिए हुए हैं और स्थान दिया हुआ रिस्पेक्टिव। तो इसका सही आंसर यहां पे दिया गया है सी। ए का सेकेंड है याकूब अली, रायपुर। हरनारायण वाजपेयी की बात करें बिलासपुर। लक्ष्मण सिंह देशमुख की बात करें इनको दुर्ग से गिरफ्तार किया गया। और वी तामस्कर की बात करें इनको बेमेतरा से गिरफ्तार किया गया। तो ये अलग अलग लोकेशन है, तो आई एम श्योर यहां पे कोई डिस्प्यूट ज्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है? वेल ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। यह है मी जेनकिंस के। तो यह है आपका 34वां क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाभाई को गिरफ्तार किया गया। कब गिरफ्तार किया गया? लुक एट दिस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राधाभाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो आपको यहां पे डेट ही पता होना चाहिए। यह है डी 13 जून 1932। मैं कह सकता हूं ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं बिकॉज ऐसी डेट याद रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? 36 का सही आंसर है यह है ए राजूलाल वर्मा। बाकी लोग पदुमलाल पुनाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र ये संबंधित थे, लेकिन ये राजूलाल वर्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 37 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। तो ये सारा डेटा जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे में बजट में मिल जाता है ना। तो ये सारी डेटा आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाता है बजट इकोनॉमिक सर्वे से। तो 37 का सही आंसर दिया गया है, ये है सी। मतलब कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे वृद्धि दर जो है वो है ए का 4.61%। सेवा की बात करें यहाँ पे -5.28%, मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है। उद्योग की बात करें यहाँ पे 0.75% की वृद्धि दर है। तो ये अलग अलग सेक्टर का कितना ग्रोथ रेट है ये भी पूछा आता है एग्जाम में। तो ये अगली बार यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे पर डेटा दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी हाल ही प्रेजेंट किया गया था। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो बनास नदी के बारे में स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं और इसका सही आंसर है बेसिकली सी 1 और 3। अब इसमें पहला स्टेटमेंट है इसका उद्गम माझाटोली की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है इसमें। दूसरा स्टेटमेंट है इस नदी का पर कोटरी जल प्राप्त अवस्थित है, गलत है। यह है ग्राम डेम्भा के पास सो नदी मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें सही है, एक स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है। 39 क्वेश्चन की बात करें, यह है लाल बंगला किस जनजाति संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, यह है भुजिया, है ना। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है यह है कोरिया जिले में स्थित है, ठीक है। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो यहां पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी, मतलब सभी में किया है, चाहे वो हरेली तीज हो, कर्मा जयंती हो, विश्व आदिवासी दिवस हो। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये डेट आमतौर पे आपको पता होना चाहिए बिकॉज छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये है 27 से 29 दिसंबर 2019 को। तो ये आप याद रखना डेट। ग्राम गढ़ बंगाल के चंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सी, वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, है ना। नाम है चंद्रू मंडावी।
निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है आपको। यहां पे कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है। ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है जिसमें लिखा है संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है इसमें, तो 44th का सही आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित करना है आपको। सुमेलित बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, काफी डिफिकल्ट पेपर ऐसे बन जाता है, बिकॉज देखिए 1-2 फैक्ट तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसे सुमेलित करना बार बार करना ये लेंदी पेपर की निशानी है। तो इसका सही आंसर माना गया है सी को, मतलब ए का 3 है। आमूस की बात करें सावन है, और सरहुल की बात करें इसका है चैत माह में। नवाखाई त्योहार की बात करें यह है आपके भादो महीने में। दशहरा की बात करें यह है कुंवार महीने में। वेल दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एनीवे ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। तो हिंदी महीनों के नाम और उसके साथ में जो फेस्टिवल्स हैं उसका भी आपको सीरियल पता होना चाहिए, बिकॉज यहां से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं पीएससी के द्वारा, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगला है आपके सामने जनजाति और उनके मुख्य निवास जिले के अनुसार सम्मिलित करना है। तो जनजातियां दी हुई हैं आपके सामने और साथ में उनके जिले जो हैं कहां पे किसका निवास होता है पूछा गया है। तो 46 का सही आंसर है सी। तो यहां फिर सम्मिलित करना है। एक आप पहाड़ी कोरवा की बात करें ये है आपके जसपुर जिले में। भुजिया की बात करें ये है आपके गरियाबंद जिले में। अब बिंजवार की बात करें ये है आपके बलौदा बाजार भाटापारा में। अबुझ माड़िया की बात करें यह है नारायणपुर में। तो ये लोकेशन है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने और यह है 47th, निम्नलिखित शासकों के नाम उनके राजवंशों सुमेलित करना है आपको। ये फिर एक बार सुमेरन आ गया, इसका सही आंसर है सी। तो ए का हो गया 4। कन्हड़ देव की बात करें यह है छिंदक नागवंश से। स्कंद वर्मन की बात करें यह है नलवंश से। दुर्गराज की बात करें यह है बेसिकली सरभपुरीय वंश से। और हर्षगुप्त की बात करें यह है पांडु वंश से। तो ये आपका हर एक वंश से हमने सुमेलन कर दिया। तो 47 का हुआ सी सही आंसर। 47 के बाद 48 क्वेश्चन की बात करें, मराठा सूबेदारों के नाम काल क्रमानुसार बताना है आपको। तो काल क्रमानुसार यहां पे बताना है कौन क्रोनोलॉजी कौन सी क्या है, कौन पहले थे कौन से बाद में थे। तो 48 का सही आंसर है सी। तो 3rd पहले थे, पहले विट्ठल दिनकर थे। विट्ठल दिनकर के बाद आए यहां पे केशव गोविंद आए। केशव गोविंद के बाद में यहां पे भीका गोपाल हैं। कौन है? इनके बाद आते हैं भीका गोपाल। भीगा गोपाल के बाद नंबर आता है जदुराव यादवराव दिवाकर का। तो ये बेसिकली क्रोनोलॉजी है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। 48 के बाद 49th क्वेश्चन आपके सामने। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है, क्या नाम है? तो ये है इसका सही आंसर स्मिथ पियर्स यहां के प्राचार्य का नाम था। वैसे ऐसे क्वेश्चन रिप्लाई करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, बट एनीवे। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और 2021 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में सजाएं। तो ये छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये डेटा दिया गया है और यहाँ पे प्रॉपर डेटा है और इसका सही आंसर है बी। राजनांदगांव की बात करें यहाँ पे सर्वाधिक है, फिर कोरबा, फिर महासमुंद, फिर नारायणपुर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रिप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ऐसी साक्षरता दर मैच करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बट एनीवे। 51st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर से भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? अब इसकी बात करें तो इसका सही आंसर है डी 1 और 2, मतलब कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर। ओके देखिए समझिएगा ध्यान से, कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, मतलब दूरी बढ़ने की बात करें। यदि कंटेनर का आयतन बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सही बात है बढ़ेगी। और दूसरा है कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पे तो वहां पे कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियस बात उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तीसरा है कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से, ऑब्वियस बात गलत है, इससे कम होगी। कंटेनर के आकार में बिना बदलाव के और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर तो और ऑब्वियस कम होगी। ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 52nd, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो ये क्वेश्चन थोड़ी फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला पुट करो, वैल्यू रिजल्ट लाओ। तो 52nd का बी आंसर सही है 2.14 सेकेंड। अगला आपके सामने है ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कई 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें देखा जाए तो
यहाँ पर केवल 2 ही स्टेटमेंट्स आई हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है, ये गलत है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। 2 स्टेटमेंट सही है, मतलब 2 and 3 इज द राइट वन। 53rd का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 54th क्वेश्चन। उदयगिरि और खंडगिरि गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उदयगिरि गुफाएं और खंडगिरि की गुफाएं, ये दोनों ही गुफाएं काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसका सही आंसर है बेसिकली सी, मतलब पहला और दूसरा इसमें सही है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं और उदयगिरि में 18 था, खंडगिरि में 15 गुफाएं हैं। बाकी खंडगिरि गुफाएं हाथी गुफा से अलग के प्रसिद्ध हैं, ये गलत है बेसिकली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विशुद्धि मग्न के रचयिता कौन है? वेल दैट्स क्वाइट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है डी, मतलब बुद्ध घोष। याद रखिएगा, विशुद्ध मग्न के रचयिता हैं बुद्ध घोष। अगला परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो यहां पे परमवीर चक्र के बारे में पूरा डिटेल आपके सामने दिया हुआ है। जो स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है और इसका सही आंसर है बेसिकली बी। इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। ऑन दिस मेडल 4 रेप्लिकाज ऑफ इंद्र वज्र आर एम्बोस्ड। तो ये है आपका सही आंसर परमवीर चक्र के बारे में। 57th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फिर आपको कूट सम्मेलन करना है, कढ़ाई कलाओं का उससे संबंधित राज्य से सम्मेलन करना है। तो कढ़ाई कला दी हुई है आपके सामने। तो 57th का सही आंसर है डी, मतलब ए का हुआ सेकंड, ए का हुआ 2 फुलकारी पंजाब की है और धरनिया की बात करें ये आपकी गुजरात की है, कसुटी की बात करें ये है कर्नाटका की और करचोबी की बात करें ये है राजस्थान की। तो ये काफी अलग सा क्वेश्चन है कल्चर का। ऐसे क्वेश्चन भी रिप्लाई करना थोड़ा सा मैं कहूंगा मुश्किल होते हैं। दैट्स नॉट क्वाइट इजी क्वेश्चन, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन वी से। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 58th क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए जिससे उन्हें पद्मश्री 2021 पुरस्कार प्रदान, जस्ट 1 सेकेंड होल्ड ऑन, 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहां पे सूची 1 सूची 2 दोनों दी हुई हैं आपके सामने। तो 58th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तो यहां पे देखा जाए तो याद रखिएगा, सुजीत चट्टोपाध्याय की बात करें तो ए का हुआ 3 साहित्य एवं शिक्षा, जस्ट 1 सेकेंड होल्ड ऑन। सुजीत चट्टोपाध्याय की बात करें साहित्य एवं शिक्षा है। इसके बाद अगला नाम है सुलत्रिम चोंजोर। इनकी बात करें तो इनका है बेसिकली समाज कार्य के लिए। अगला है पूर्णमासी जानी, इनका है कला के क्षेत्र में। और अगला है बिजोया चक्रवर्ती, ये है सार्वजनिक मामले में, पब्लिक अफेयर्स में। तो ये बेसिकली सम्मेलन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार में, लेकिन राज्य से दिए गए जो पद्मश्री पुरस्कार हैं वो राज्य में दिए गए राज्य के जो हैं उनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछा करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो इसकी बात करें तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए, गन्ना से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक की बात करें, थोक मूल्य सूचकांक मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, इसी गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व कितना है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कितना परसेंटेज है, इसकी बात करें तो यहां पर याद रखें ये है आपका 64.23%। हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना मैं कहूंगा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं बोर्ड का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं बोर्ड का प्रतिशत मतलब हमारा कितना शेयर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स परसेंटेज एंड वोट परसेंटेज दोनों को इसमें डिस्कस किया गया है कितना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका सही आंसर है 2.75% हमारा वहां पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स परसेंटेज है, मतलब उतना हमारा शेयर है। 2.63% की बात करें हमारा वोटिंग परसेंटेज है। यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वी कैन से दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट फिर भी चलो ठीक है, पूछा गया है तो हम रिप्लाई तो करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों की दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में आपको सजाना है। तो ऑब्वियस बात है, सबसे टॉप में कौन है, सबसे बॉटम में कौन है, ये आपको रफ आइडिया पता होना चाहिए, तभी आप इसको लगा पाएंगे। और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सबसे टॉप में है, उसके बाद है गुजरात, देन पंजाब, देन हरियाणा। दूध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सबसे टॉप में मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात आता है, देन
पंजाब एंड देन हरियाणा। तो 62nd का सही आंसर क्या हुआ, ये हुआ बी। वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है इसकी बात यदि हम करते हैं तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो एक स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सभी सही है। तो डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बाकी वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट M.W. बेजरिंग का दिया हुआ है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए डीएनए आधारित हो सकता है। आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन म्यूटेशन करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना ही होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिस जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा सही है। तो हम क्रिस जनगणना 2015-16 के संदर्भ में हम इस चीज डिस्कशन कर रहे हैं। तो 64 का सही आंसर है ए। इसमें 1, 2, 3 तीनों सही हैं। लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि ये केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। दूसरा है राज्यवर कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। राज्यवर कुल ज्योति एवं भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये क्वेश्चन कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बाद ही पता होना चाहिए इसके बारे में। 65th क्वेश्चन में आ जाइए, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। 2 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 65th का यहाँ पे सही माना गया है वो है डी। काफी इंटरेस्टिंग है, डी माना गया है सही, मतलब कथन एक असत्य है। मतलब जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया, गलत है। दूसरा है भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों की आर्कियन पौराणिक द्रविडियन आर्यन युग में विभाजित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 65th का सही आंसर हुआ आपका डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 66th क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड होल्ड ऑन। यहां पर कालक्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह सबसे पहले आएगा, तो ये पूरा आपको बताना है। हालांकि ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट भी कह से, लेकिन चलो ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। तो इसका सही है ईओसिन सबसे पहले आएगा, फिर मायोसिन, देन प्लायोसिन, देन प्लास्टोसिन एंड होलोसिन। तो ये कह सकते हैं पेपर डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं बहुत डिफिकल्ट पेपर है। 67 की बात करें, निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थल को उनके स्थान से सही मिलान करना है। विरासत स्थल दिया है, स्थान दिया हुआ है, और 67 का बेसिकली यहाँ पर है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये है बेसिकली सी ऑप्शन, मतलब ए का हुआ 3। राष्ट्रीय कांस्य जीवाश्म पार्क की बात करें, यह है तिरुचिरापल्ली में। शिवालिक पार्क की बात करें, यह है सिरमौर में। और इसके अलावा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क की बात करें, यह है चित्तौड़गढ़ में। और लोनार झील की बात करें, यह है बुल्ढाना में। तो ये कुछ चीजें, थोड़ा सा लोनार झील के बारे में आई एम श्योर आप सभी को पता भी होगा। तो मैं इस पेपर की यदि डिफिकल्टी की बात करूं, इस पेपर में यदि आप इवनली आप 90 मार्क्स तक भी लेके आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बट देखते हैं आने वाले कल में क्या होगा। लेकिन 90 मार्क्स आर प्रीटी सेफ वन, 90 मार्क्स में बड़े आराम सिलेक्शन होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने 68th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। यहां पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके सामने और इससे बताना है क्या सही होगा। तो 68 का सही आंसर है आपका डी। कौन सा है, ये आपका डी। कथन एक असत्य है, मतलब प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत 1967 में H.H. हेस ने दिया था, ये गलत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण इस सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कहा गया है, लेकिन पहले कोई मतलब नहीं है। तो 68 का सही आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 69th क्वेश्चन, निम्नलिखित हिम नदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाना है आपको। तो पहले सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले आएगा। तो 69 का सही आंसर है आपका सी। तो ये है हिस्पर, देन बियाफू, द्रांगद्रुंग, सोनापानी और बारासिगरी, ये है बेसिकली सही क्रम। 70th क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। बड़े बांधों की संख्या के आधार पर कह सकते हैं इस बार क्वेश्चन काफी टेढ़े मेढ़े पूछे गए हैं। इसका सही आंसर है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये है बेसिकली 70th का सही आंसर बी। 71st की बात करें, पूछा गया है UNSCF COP26 की बात करें, UNFCCC की बात करें, तो यहां पे COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो अधिकांश चीजें तो हमने बोली है, लेकिन एक स्टेटमेंट यहां पे सही नहीं है और वो है बी।
तो पहला स्टेटमेंट सही है, भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक की कमी करेगा, ये सही है। अपनी ऊर्जा जरूरतों पर का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं गया है। भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा, ये बोला गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये बेसिकली यहां पर बी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 72 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है, और यहाँ पे सीजीपीएससी ने जो सही आंसर माना है वो है ए। 72 का सही आंसर है ए, और ये है आपका 1, 2 एंड 3। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। दूसरा है आपके सामने गुलाम रसूल गलवान का एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी किताब लिखी है, तो ये बेसिकली सही है। तो ये आप कह सकते हैं ये है करंट अफेयर क्वेश्चन। जो गलवान जो घाटी है वो काफी इंपॉर्टेंट थी, इस समय चर्चा में थी। भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, इसे कहां विकसित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसका सही आंसर है डी, लोथल में, गुजरात में किया जाएगा। लोथल सिंधवाड़ी सभ्यता के समय आपको पता होना चाहिए, ये हमारा एक प्रकार से बंदरगाह भी था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यह है 74th क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मरे थे जिनका निधन हो गया, पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ, हम कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त हुई। तो 74 का सही आंसर है आपका सी, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है, ही इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी चीजें यहाँ पे सही नहीं दी हुई है, ऑल दी थिंग्स आर नॉट राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 75th क्वेश्चन, लिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प आपको चुनना है। अब यहां पे कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है डी, मतलब पहला स्टेटमेंट क्यों सही है, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ, बाकी स्टेटमेंट यहां पे गलत दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। 76 क्वेश्चन में आ जाइए, लेट्स गेट द 76 क्वेश्चन नाउ। 76 क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर यहां पर सही विकल्प आपको चुनाव करना है। अब इसमें देखें तो यहां पे कुल 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं 76 क्वेश्चन में, और देखा जाए तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखें पहला स्टेटमेंट इसमें लिखा है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी। ये स्टेटमेंट बेसिकली यहां पर सही नहीं है। दूसरा बोला गया विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर देगी, तो ये स्टेटमेंट यहां पे सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो ये भी स्टेटमेंट कह सकते हैं यहाँ पे सही है, हालांकि थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। 76 का सही आंसर माना गया है बी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब यहां पर पूरा ही आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें तो यहां पर निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है आपको। तो यहां पे सही आंसर माना गया है 77 का, ये है डी, केवल सेकंड स्टेटमेंट, जिसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, ये स्टेटमेंट यहां पे गलत बोला गया है। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। ओके, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं, एक स्टेटमेंट सही है। वेल देखिए, ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना वाकई काफी डिफिकल्ट होता है। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, बट दीज आर वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 78 क्वेश्चन, पूछा गया वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर सही है। तो यहां पे स्टेटमेंट आपके सामने है और इसका सही आंसर है ये है डी, पहला स्टेटमेंट निकल सही है। आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, यस, 4+1 का हिसाब होता है, 4 मेंबर और 1 चेयरमैन हो गया। आयोग में कम से कम 1 जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। तो देखा जाए तो यह 10 पॉइंट एक्चुअली, बट देखा जाए तो यहां पे देखा है तो यहां पे ये स्टेटमेंट यहां पे थोड़ी गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए क्वालिफिकेशन होने की बात की गई है, तो यहां पे जरूरी नहीं कि हो, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पे क्वेश्चन मार्क में आता है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया सकता, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि दोबारा नियुक्त नहीं किया सकता। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के शांतराम थे, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस ही गलत है। तो 78 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी, तो यहां पे ये आंसर बिल्कुल सही दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। तो यहां पे आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 79 क्वेश्चन का सही आंसर है सी, तो ये सही नहीं है। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई है, वेस्टर्न रेलवे का चर्च गेट है, नॉर्थ फ्रंट रेलवे का प्रयागराज, ये गलत है।
साउथ ईस्टर्न रेलवे का गार्डन रीच कोलकाता है, ये सही है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 88 है, ओलंपिक्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहां पे देखा जाए तो पूछा गया है भारत से 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लिया। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट्स राइट वन। भारत से कुश्ती में क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से ज्यादा थी, ये भी सही है। भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर राइट। और ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित टेनिस टूर्नामेंट्स को उनके प्रारंभ होने के वर्ष का कालक्रम में सजाएं। तो यहां बताया गया आप लोगों से कि कौन सा पहले होता है, जो पहले शुरू होता है साल में और जो बाद में शुरू होता है। एनीवे, तो यहां पे ऑप्शन में सही आंसर है आपके सामने, वो है सी। विंबलडन पहले है, फिर यूएस ओपन है, फिर फ्रेंच ओपन है, फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन है। तो ये सीक्वेंस है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एनीवे, दैट्स आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 82nd, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही है, यहां पे आपको बताना है GNU। तो यहां पे 4 स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं, तो इसे बताना है क्या सही नहीं है। ऑलराइट, तो यहां पे डी स्टेटमेंट यहां पे सही नहीं है, मतलब यह है यूनिक्स के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, मतलब यूनिक्स के साथ कॉम्पेटेबल है। इसका फुल फॉर्म है GNUs नॉट यूनिक्स, GNUs नॉट यूनिक्स। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यह है GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगला आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस है, कह सकता हूं ये इजी क्वेश्चन है, एक साइबर अटैक है जिसे डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं, DOS। हालांकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछा आता है, DOS का फुल फॉर्म क्या है, नाविक का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कह सकता हूं यह क्वेश्चन थोड़ी सी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने देखा है, तो उसके कंपेयर में डेफिनेटली आसान है। तो इसका सही आंसर होगा बी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 85th क्वेश्चन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM, रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से स्टेटमेंट यहां पे गलत है ये आपको यहां पता लगाना है। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट ही गलत है। बेसिकली आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन AM से कम होती है, बल्कि कम नहीं बल्कि ज्यादा होती है ना। और दूसरा है आपके सामने, इसमें आयाम और कला नहीं बदलती। इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था। इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज्यादा होती है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यह है 85th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। 36 क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पे बेसिकली गलत है, जो वो सी है। इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था, ये गलत है। साउथ पोल को फोकस किया गया था, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। बाकी इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी, ये भी सही है। इसे भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था। इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया, सारे स्टेटमेंट सही है, बस सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, याद रहे ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का टाइम में इसको रिलीज किया, इसको बेसिकली यहाँ पर इस अभियान को लॉन्च किया गया था। वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। 37 का है, 0.5 ml दिया आता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन की बात करें, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्नलिखित कथनों को में कौन से सही हैं बताना है आपको। तो ये है आपका 88th क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर दिया है डी, इनमें से कोई स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। देखिए, सामान्य विधेयक के लिए है, बिल्कुल सही बात है, वित्तीय विधेयक के लिए है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, उस कंडीशन में लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो उस कंडीशन में राज्यसभा के उपसभापति यहाँ बैठ सकते हैं, बिल्कुल सही बात, बैठ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति कोरम होना चाहिए। 1/6 होता ही नहीं कोरम में 1/10 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह सकते हैं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है 89th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो ऑब्वियस बात है, इसका क्वेश्चन का आंसर है ये है मध्य प्रदेश।
तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं लोकसभा में, वो है 6 सीटें। कितनी? 6 सीटें। तो 89 का सही आंसर कौन सा हुआ? ये हुआ आपका डी, मतलब मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो कुछ पॉलिटी के आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं थोड़ा सा। तो 98 का सही आंसर यहां पे है, ये है डी, कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये बेसिकली लोकसभा के अधीन नहीं आती। बाकी अब ये कुछ कमेटीज होती हैं जो लोकसभा के अधीन होती हैं, कुछ कमेटी ऐसी होती हैं जो राज्यसभा के अधीन होती हैं। अब ये क्वेश्चन रिप्लाई करना पार्लियामेंट्री कमेटी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति ये लोकसभा के अधीन आती है। शहरी विकास संबंधी समिति ये लोकसभा के अधीन आती है। श्रम संबंधी समिति लोकसभा के अधीन आती है, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति ये लोकसभा के अधीन नहीं आती, बल्कि राज्यसभा के कंट्रोल में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 91st क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहां पे आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो 91st का सही आंसर माना गया है डी, केवल तीसरा सही है इसमें। लोकसभा का उपाध्यक्ष था राज्यसभा का। ओके, तो देख लेते हैं पहले, यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। बिल्कुल सी बात है, ऑटोनॉमस है, तो यहाँ पे ये गलत है। संसद के पूर्व सदस्य बन सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोकसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा का सभापति समूह के पदेन एक्स ऑफिशियो उपाध्यक्ष होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ये भारतीय संसदीय समूह इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वी कैन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने 92nd क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न केंद्र शासित प्रदेश व उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूं क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो 92nd क्वेश्चन का सही आंसर माना गया है वो है आपका बी। तो लक्षद्वीप की बात करें, ये बना बेसिकली 1946 में। दमन दीव की बात करें, ये बना आपका 1962 में। चंडीगढ़ की बात करें, बना आपका 1966 में। और दादर नगर हवेली की बात करें, ये बना 1961 में। एज ऑफ नाउ भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है, तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है 93rd क्वेश्चन, एंड द स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है? तो यहां पे 93rd क्वेश्चन में इसमें सही आंसर दिया गया है, ये है बी, मतलब 1 और 3 सही है इसमें। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। ओके फाइन। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और शेष शहर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वायत्त जिला ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है ना, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर सही विकल्प चुने। 94th क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे दिया है वो है सी। तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल कह सकते हैं सही है। दिस इज वन ऑफ द राइट स्टेटमेंट, रास बिहारी घोष। और सूरत का अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट, 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ था, गरम दल नरम दल अलग हो गए थे रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में चरमपंथी और नरमपंथी विभाजित हो गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सही इसमें सही है। और याद रखेगा इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस यहाँ पे बेसिकली काफी कमजोर भी हो गई थी। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने किया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, एसपी सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता नहीं किया था। बात सही है कि दोनों विलय हो गए थे, लेकिन एसपी सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता नहीं किया था। आपको कमेंट करके बताना है बेसिकली किसने किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गांधी जी को बेसिकली चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट भी किया था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। चलिए, तो कौन थे बेसिकली? उनका नाम था अंबिका चरण मजुमदार, एसीएम अंबिका चरण मजुमदार साहब ने उस सेशन की अध्यक्षता किया था, जिसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो ये यहाँ पे पहला और दूसरा केवल सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 95th क्वेश्चन फॉर यू दैट निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। और यहां पे देखा है तो सही आंसर यहां पे है सी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे सही है। तो पढ़ते हैं पहले। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया, तो ये बेसिकली गलत है। 1881 में 10 की जनगणना का नियमित व्यवस्था बन गई, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना कह सकते हैं हाईली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एनीवे, जस्ट 1 सेकंड, आई थिंक आई मेड द मिस्टेक, जस्ट 1 सेकंड। ओके, इट्स राइट। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 96th क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1953 की बात करें, उससे बनाया गया था जब तो उन्होंने उनकी अनुशंसा क्या थी,
तो यहां पे इसका सही आंसर है डी। तो यहां पे केवल 1 और 3 सही है। जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकार और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। फजल अली, पनिकार और कुंजरू कमेटी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा है आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नहीं किया था ऐसा। संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य 6 के संसद बनाए गए, बिल्कुल सही है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, याद रखिएगा, दीज 2 स्टेटमेंट्स आर राइट। और देखा जाए तो यहाँ पे 1956 के तहत ही यहाँ पे मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन भी हुआ था, जिसमें 4 स्टेट हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य भारत था, केंद्रीय प्रांत बिरार था, इसके अलावा विंध्य प्रदेश था और भोपाल, इन 4 राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कर दिया गया था। ऐसे ही 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित बने थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, है ना। 97वें क्वेश्चन में चलते हैं अब। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है? जस्टिस चंद्रचूड़ एज ऑफ नाउ जस्टिस भी हैं, लेकिन ये इनके पिताजी की बात कर रहे हैं। तो 97 का सही आंसर है इसमें ए। 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं। ये भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। गुड पॉइंट। इनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ। 98 क्वेश्चन में आ जाइए। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये क्वेश्चन हालांकि रिप्लाई करना मैं कहूंगा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है। ये है कमल नारायण सिंह, ये सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, के.एन. सिंह, है ना। तो ये है 98 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 99th क्वेश्चन। 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। और यहाँ पे डी स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। पहला स्टेटमेंट है इस संशोधन, यह संशोधन जनता सरकार द्वारा लाया गया, बिल्कुल सही है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उनके द्वारा लाया गया था। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के चेंज कर दिए गए थे। इस संशोधन के द्वारा पहली बार स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, दैट्स राइट वन। अगला यह संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये अलाउड नहीं है। मतलब राष्ट्रपति यहां पे वापस नहीं भेज सकता है ना, राष्ट्रपति बाध्य रहेगा इसमें, कह सकता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किन्हीं कारणवश से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका सही आंसर है सी, मतलब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली देखा है तो गलत है। यहाँ पे जो राज्यसभा के सभापति हैं वो यहाँ पे फिर कार्यभार संभालेंगे, तो उपराष्ट्रपति विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी चेंज हो जाएगी। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, बिल्कुल सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पद दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो कह सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन इस पर गुड वन। तो ये है आपके क्वेश्चंस, ये हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी की हम बात करें तो पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट पेपर। इस क्वेश्चन में स्कोर करना काफी मुश्किल काम था। मतलब मैं कहूंगा इवनली 85 से 90 के बीच में यदि आपने स्कोर किया है तो भी आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है जनरल कैटेगरी में, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उसके रिस्पेक्टिव आप देख लें, लेकिन 85 से 90 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग। एनीवे आने वाले कल में क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी CGPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।